ओके, तो मैं बता रहा था कि स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये चैप्टर है। पहले भी ये चैप्टर होता था हमारे इसमें सब्जेक्ट में, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव अभी है, लेटेस्ट भी अपडेट हुआ है, बट जैसे इसमें शायद आई थिंक दिया भी होगा। हाँ, इसमें चेंजेस आ गए हैं थोड़े से। ठीक है जी, तो एक मिनट को 25 लाख 2020 का एडिशन है, तो चेंज करके दिया होगा। चलो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो ना अब जैसे क्या था, पहले तो ना बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस काम कर रही होती थी, बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही होती थी, तो उसको लार्ज स्केल सेटअप बोलते थे लोग। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती थी। और लेटर ऑन जैसे ये भी याद आया कि ना ये भी लोगों को रियलाइज़ हुआ, गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ सेक्टर है जो कि मीडियम स्केल पे काम कर रहा होता है या बिल्कुल स्मॉल स्केल पे या माइक्रो लेवल पे काम कर रहा होता है। इनको रिकॉग्निशन दिलवाने के लिए सरकार ने पास ऑन किया MSMED एक्ट ऑफ 2006। हालांकि थोड़ा सा पहले से इसके ऊपर ही काम कर रहा था, विच इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006। कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे तो सब लोगों के ऊपर ध्यान चला जाता है, स्मॉल स्केल के ऊपर किसी का ध्यान नहीं देना। जैसे मेरा जो सेंटर है अपना, ठीक है, ये MSME रजिस्टर्ड है, माइक्रो स्मॉल मीडियम रजिस्टर्ड है। और इसको जैसे हमारा आधार कार्ड बनता है इंडिविजुअल का, ऐसे ही जो है आजकल उद्योग आधार बनता है। तो मेरी जो है लोटस सर्कल का आधार कार्ड बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, उद्योग आधार के नाम से वो जाना जाता है। तो यही स्मॉल स्केल एंटरप्राइज इन्होंने, जैसे इसका क्या फीचर है, क्या रोल है, कैसे हेल्प करता है, कैसे नहीं करता है, उसके बारे में इन्होंने समझाया। प्लस एक जो नया टॉपिक इन्होंने ऐड किया है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। ऑलरेडी वैसे ये बहुत बड़ा चैप्टर एक्चुअली पूरा सब्जेक्ट है। साथ के साथ इन्होंने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में भी बताया है कि आजकल लोग जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी मोटिव जो है आपको आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप का भी वर्जन शुरू किया है कि लोगों को फंडिंग करी जाए, लोग काम करें उनसे। ठीक है, और बेसिकली ये ज़्यादातर वो सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह के कुछ एरियाज या नया इनोवेशन करते हो तब वहाँ पे देखा जाता है। तो ये कहते हैं कि पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे, विलेज और स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर है, ट्रेडिशनल मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्री है। और इसमें जैसे सब ग्रुप्स 8 हैं, हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, सेरिकल्चर, खादी, विलेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, पावर लूम, ये सब चीज़ें कम चल रही होती है। द लास्ट टू कम अंडर द मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्री while others come under traditional village and small industry together provide the largest employment opportunities in India। तो ऑब्वियसली आप ये देखते हो कि स्मॉल के इंडस्ट्री और विलेज को सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर गाँव कूचों में क्या एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में आज भी 64% के आसपास जनता जो है हमारी एंगेज्ड है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। Okay. So before understanding the nature and meaning of small business, it is important to know how size is defined in a country with reference to small industries and small business establishment. Several parameters can be used to measure the size of business unit। तो अब उसको मेजर भी करना है कि किस लेवल पे एक इंसान काम कर रहा है। तो कहते हैं कैसे मेजर करेंगे, कितने लोग आपके बिजनेस में हैं, कितना कैपिटल लगाया हुआ है, कितना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है, कितना पावर कंजप्शन आप कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इन्होंने बोला है कि देयर इज नो पैरामीटर विच इज विदाउट लिमिटेशन, डिपेंडिंग ऑन द नीड द मेजर्स कैन वेरी। द डेफिनेशन यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब स्मॉल इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। कि आप प्लांट एंड मशीनरी में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है, कितना पैसा लगा रहे हो, उसके हिसाब से हम जान सकते हैं कि आप माइक्रो में हो, स्मॉल में हो, मीडियम में हो। ठीक है, दिस मेजर सीक्स टू कीप इन द व्यू सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनवायरमेंट इन इंडिया वेयर कैपिटल इज स्केर्स एंड लेबर इज अबंडेंट। द इमरजेंस ऑफ लार्ज सर्विस इंडस्ट्री हैज नेसेसिटेटेड द गवर्नमेंट टू इंक्लूड अदर एंटरप्राइजेस कवरिंग बोथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दैट इज SSI, सर्विस रिलेटेड एंटिटीज विच कम अंडर अम्ब्रेला। Expansion of the small scale enterprises was taking place growing into medium, and they were required to adopt higher level of technology in order to remain competitive in fast globalizing world। तो ओवर द पीरियड टाइम आपने ये भी देखा कि टेक्नोलॉजी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एंड सारे लोग जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके आज आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए माइक्रो स्मॉल मीडियम लोगों को जो थे, ये इंडस्ट्रीज थी, इनको लीगल फ्रेमवर्क पे लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए फिर आया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 which address these issues relating to definition, credit, marketing, technology upgradation and इस एक्ट के अंदर ही काम कर रहा होता है। अक्टूबर 2006 से ये आया हुआ था। अगले महीने इसकी एनिवर्सरी है तो हम सेलिब्रेट कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो 2006 में अक्टूबर में आया था, तो पार्टी वार्टी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्री दो कैटेगराइजेशन इन्होंने यहाँ पे बताया। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस कौन सी एंटरप्राइजेस होती है जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं।
ठीक है, गुड्स या प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज। तो इन केस ऑफ एंटरप्राइजेज एंगेज इन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर्टेन टू एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। तो ऐसी कई एंटिटीज होती हैं जहां पे 25 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होती है, उसको माइक्रो एंटरप्राइजेस बोलते हैं। जैसे आप देखोगे, जैसे हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे मार्केट में आटा चक्की वाला है, इधर भी एक शर्मा फ्लोर मिल है। शर्मा फ्लोर मिल का थोड़ा सा बड़ा काम है, बट 25 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट फिर भी नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी में, लैंड बिल्डिंग में नहीं, प्लांट एंड मशीनरी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है। फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस जिसमें इन्वेस्टमेंट इन्होंने क्या बोला है, 25 लाख से ज्यादा हो, 5 करोड़ से कम हो, तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हो जाएगा। ठीक है, 25 लाख से ज्यादा, 5 करोड़ से कम, तो स्मॉल एंटरप्राइज 5 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइजेस कौन सी हो जाएगी, जहां पे इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीन में 5 करोड़ से ज्यादा हो बट 10 करोड़ से ज्यादा ना हो। ठीक है, 5 करोड़ से ज्यादा हो पर 10 करोड़ से ज्यादा ना हो। ये नई, आई थिंक जो बुक अपडेटेड है तो शायद नई गाइडलाइंस के हिसाब से, क्योंकि अभी लेटेस्ट में 2 महीने पहले ही जो एमएसएमई की वो जो है चेंज हुई थी प्रोविजंस, उसमें बताया। सर्विस एंटरप्राइज में इन्होंने क्या बोला है, माइक्रो एंटरप्राइज क्या होगी, विच डज नॉट एक्सीड 10 लाख इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट। अब जैसे क्या है, मैं जो हूँ माइक्रो एंटरप्राइज हूँ, मेरा जो वहां पे शो कर रखा है 8-9 लाख रुपए शो कर रखा है, माइक्रो में है, तो मेरा जो है सर्विस एंटरप्राइज में कौन सी कैटेगरी आ गई, लोटस सर्कल माइक्रो एंटरप्राइजेस। फिर स्मॉल क्या हो जाएगा, 10 लाख से ज्यादा, 2 करोड़ से कम। नहीं, वो तो लार्ज में जाता है यार, वो सिर्फ बहुत इन्वेस्टमेंट है, ऑल ओवर इंडिया है ना वो तो। और मीडियम एंटरप्राइज जहाँ पे इन्होंने बोला 2 करोड़ से ज्यादा, बस 5 करोड़ से कम। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री का इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला है क्या, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते वक्त पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेज एंड सच अदर आइटम शेड बी एक्सक्लूडेड। इसको एक्सक्लूड करके चलना है। प्लांट एंड मशीनरी, एक्चुअल प्लांट एंड मशीनरी के बाद ये लोग करते हैं, उसका शेड्यूल भी इन्होंने पीछे बना दिया है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में देखो आता क्या क्या है, फूड प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट, बेसिक मेटल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी पार्ट्स, रबर प्लास्टिक प्रोडक्ट, हॉइजरी गारमेंट्स, नॉन मेटेलिक, अदर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट पार्ट्स, लेदर प्रोडक्ट, मिसलेनियस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बेवरेज, टबैको रिपेयर सर्विसेज, कॉटन टेक्सटाइल, जूट, पेपर प्रोडक्ट्स, प्रिंटिंग, ये सब चीजें इसमें कवर होती है। अब देखो क्या है इंपॉर्टेंट बात, लार्ज स्केल का तो सबको पता है, बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा होता है। और स्मॉल बिजनेसेस का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ऑब्वियसली मेरी कंपनी, मेरी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है या मेरे जैसी और ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक अपना रोल है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, सबसे पहली बार आउटपुट जनरेशन कहते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज इंडिया में 40% ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू को कंट्रीब्यूट करता है एंड 45% एक्सपोर्ट जो है वो स्मॉल बिजनेस कर रहा होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। यहाँ पे कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है ह्यूमन रिसोर्सेज का एग्रीकल्चर के बाद। दे अकाउंट फॉर 95% इन द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द इकोनॉमी। दे जनरेट मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्री। अब लार्ज इंडस्ट्री में क्या है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो बट वो नंबर होंगे, लार्ज इंडस्ट्री है कम, स्मॉल इंडस्ट्री क्योंकि ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट भी ये इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो दे आर देयरफॉर कंसिडर्ड टू बी मोर लेबर इंटेंसिव, लेस कैपिटल, दिस इज बून फॉर अ लेबर सरप्लस इंडस्ट्री लाइक इंडिया। क्योंकि अब जैसे क्या है, मैं टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकता, तो मुझे तो ये मेरे को लेबर से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, छोटे में ये दिक्कत हो जाती है। फिर काफी सारे प्रोडक्ट्स ये आपको सप्लाई कर रहे होते हैं मास कंजम्पशन लिए, रेडीमेड गारमेंट, हॉइजरी, स्टेशनरी, सोप, डिटर्जेंट, डोमेस्टिक यूटिलिटी, लेदर, प्लास्टिक, रबर गुड, प्रोसेस फूड्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। हाँ, टेलीविजन, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक एड्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें जो है आपको हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सब चीजें बना के ही देते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री से बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट भी आपकी हो जाती है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री कहीं पे भी आप खोल सकते हो, जहां जहां आप खोलोगे, जैसे कंपनी, जैसे गवर्नमेंट आपको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही होती है, तो स्मॉल इंडस्ट्री जहां खुलेगी रीजनल डेवलपमेंट होगी, यानी स्टेट की डेवलपमेंट होगी। जहां जहां कंपनीज पहुंचेगी वहां का लोगों को फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, काम होएगा। ठीक है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो सिंपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं सिंपल टेक्नोलॉजी का यूज करके, वो लोकली अवेलेबल होती है। उसमें लेबर और मटेरियल दोनों का यूज हो सकता है, कहीं पे भी सेटअप कर सकते हो। सिंस दे कैन बी वाइडली स्प्रेड, बिना किसी लोकेशन कॉन्स्टेंट के। ठीक है, तो आपको कोई इशू नहीं होता है यहाँ पे कि मुझे यही खोलना है स्पेसिफिकली। दैट दिस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द बैलेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फिफ्थ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एम्पल है, इसमें काफी देता है। लेटेंट स्किल एंड टैलेंट्स लोगों के यूज करता है, उसको रियलिटी में लेकर आता है। छोटा इन्वेस्टमेंट लगा के आप आराम से काम यहाँ पे कर सकते हैं।
लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अभी इसमें जो आप देखोगे बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट हम बोलते हैं एक्चुअली में सस्ते होते हैं, बट कोई सस्ता नहीं होता। बड़ी कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, ऑब्वियसली उनका फ़र्क ज़रूर पड़ता है, बट आप देखोगे छोटी कंपनीज होती है तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है क्योंकि खर्चे कम होते हैं। ओवरहेड जितने कम होंगे उतना खर्चा आपका कम होगा। तो small industry also enjoy the advantage of low cost production, locally available resources are less expensive, establishment running costs for small industry are on the lower side because of low overhead expenses. In fact, the low cost of production in small industry enjoys their competitive strength. फिर आप स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्विकली एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग आराम से कर सकते हो क्योंकि कोई ज़्यादा, अब जैसे मैं है और मैम है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा पूछने वाला नहीं है, तो आराम से आप जो है डिस्कस करके अपना काम कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनीज में तो बड़े बड़े मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेगी तो इम्प्लीमेंट होगा, तो नीचे तक जाएगा, फिर लोग उसको फॉलो करेंगे, तो बहुत लंबा चक्कर पड़ जाता है। तो ये रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस है जो कि इन्होंने बताया, प्लस इन्होंने साथ में इसको आगे चल के बताया कि स्मॉल बिजनेस का रूरल इंडिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है, ठीक है, गाँव कूचों में। तो एक तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके देता है, ठीक है, तो लोग जो है बाहर भी काम कर रहे हैं, गांव में भी काम कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, लोकल रिसोर्सेज का ढंग से यूटिलाइजेशन कर पाते हो, मोबिलाइज कर पाते हो। एक क्वेश्चन था, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो माइक्रो एंटरप्राइज है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है 25 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और सर्विसेज में जाए तो 10 लाख के ऊपर नहीं जानी चाहिए। सर इसमें मतलब ऐसा क्यों है? सर्विसेज इंडस्ट्रीज में आप प्लांट एंड मशीनरी यूज़ नहीं करते। मैन्युफैक्चरिंग में आपको तो मशीनें लगानी पड़ेंगी बड़ी बड़ी, सर्विसिंग में आपको ज़रूरत ही नहीं। अब जैसे मैंने तो सेटअप किया हुआ है, तो मेरी तो इन्वेस्टमेंट है, पर अगर मेरे को ट्यूशन पढ़ानी है, ऑनलाइन पढ़ाना हो तो मैं, या 1-to-1 पढ़ाना हो, मेरे को सेंटर नहीं है तो मुझे तो जा के मैं कहीं पे मेरे को इसमें कोई जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसमें मोबिलाइज कर सकते हो लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल एंड टैलेंट्स को आप आराम से यूज़ कर सकते हो, जो कि कभी कभी अनयूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम टिकटॉक आप इस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए। और माइग्रेशन प्रिवेंट होती है, तो गांव कूचों में जाके आप काम कर रहे होते हैं तो लोग वहाँ से भाग के शहर आते हैं, तो शहर ना भाग के वहीं पे काम मिल जाता है, तो माइग्रेशन रुकती है, अर्बन प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है, गरीबी में कमी आती है, और इनकम इनइक्वालिटीज भी रिड्यूस हो जाती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर है कंज्यूमर गुड्स का, अब्जॉर्बर है सरप्लस लेबर का, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों को खत्म करने की कोशिश करती है। सोशो इकोनॉमिक लेवल पे चेंज आता है, इनकम इनइक्वालिटीज जो अमीर गरीब का डिफरेंस है, किसी के हाथ में ज़्यादा पैसा है किसी में कम, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलती है। एंड अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को कन्वर्ट करके भी जो है लिंक करके भी चलती है। ऑब्वियसली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपको बड़ी इंडस्ट्रीज को भी सामान देती है, ऐसा नहीं होता कि नहीं देती। एंड इससे जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ता है रूरल और बैकवर्ड एरियाज में, दोनों, ठीक है, तो काफ़ी पोटेंशियल इसमें हो जाता है। तो ये इन्होंने जो है बताया कि MSMED एक्ट क्या था, मैन्युफैक्चरिंग माई सर्विस एंटरप्राइजेस क्या थी, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया एंड स्मॉल बिजनेस जनरली क्या है। अब इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने जो है इन्होंने बताया कि काफ़ी सारी स्कीम्स और एजेंसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सेटअप करें। एक तरीके की कहानी है, कोई ऐसे दिक्कत वो नहीं है। सबसे पहले इन्होंने बोला NSIC बनाया गया था, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ठीक है। ये सेटअप हुआ था 1955 में विद अ व्यू टू प्रमोट एड एंड फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स इन इंडिया, इन आर कंट्री। दिस फोकसेस ऑन कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ दिस फंक्शन। ये इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेंट मशीन्स और इजी हायर परचेज टर्म्स में मंगाते हैं। जैसे अगर मेरा एक बिजनेस है और मुझे कोई ऐसी मशीनरी चाहिए जो बाहर मिलती है, तो ये थोड़ा सा फाइनेंस कर देते थे, बाहर से आपकी मशीन मंगा ली, आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप वापस कर सकते हो। और कुछ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल बाहर से मंगा लिया आपको ज़रूरत पूरे करने के लिए। मेंटरिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, कंसल्टेंट की तरह भी काम करते थे, ठीक है। और बिजनेस इंक्यूबेटर्स भी है, नए बिजनेस शुरू कराने में आपकी मदद करते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में मदद करते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स को डेवलप कराने में भी ये मदद करते थे। हालांकि NSIC का आज भी रोल है, पर इतना ज़्यादा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स बने, तो ये लॉन्च हुए थे May 1, 1978 को, जो कि इन्होंने बोला कि इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करने के लिए इन्होंने बोला। जैसे क्या होता है कि आप हर जो बड़े बड़े जैसे स्टेट्स हैं वहाँ पे काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, जिले बोलते हैं, जिला, डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में जिला बोला जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट में जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे गाँव लगते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स बनाया जाए, वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप, आसपास के गाँव वालों को नौकरी चाकरी मिलेगी थोड़ी सी।
ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला कॉर्पोरेट कंपोजिट मैनर में किया गया, सूटेबल स्कीम्स बनाई जाए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाए, क्रेडिट अरेंज कराया जाए, इक्विपमेंट एंड मशीनरी अरेंज कराया जाए, रॉ मटेरियल अरेंज कराए और अदर एक्सटेंशन सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स देते थे। और साथ के साथ, क्योंकि अब जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बार पूछ लेते हैं कि इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्पेशली इन रूरल बैकवर्ड ट्राइबल एरिया। अब जैसे आजकल देखने को मिल रहा है रूरल बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज में गवर्नमेंट काफी सारे इंसेंटिव्स दे रहे हैं। आप असम जाओ, आप दमन दीव जाओ, ठीक है, और जैसे आप उत्तराखंड जाओ, आप हिमाचल जाओ, ये सारे हिली एरियाज गाँव पड़ते हैं। मेघालय वगैरह तो दूर हो जाते हैं, असम का मेन है, सिक्किम असम का है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रही है कि आप यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाओ, लोगों के तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। तो कहते हैं आपको सस्ती ज़मीनें देते हैं डेवलप करके कुछ कंडीशंस के ऊपर। शुरू में जैसे कई लोग रेंट चार्ज कर लेते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट में भी आप पेमेंट कर सकते हो। पावर सप्लाई आपको इलेक्ट्रिसिटी 50% रेट पे दे रहे होते हैं और इनिशियल ईयर्स के लिए आपको एग्जेम्प्ट भी कर देते हैं। वाटर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे देते हैं, एग्जेम्पशन दे देते हैं। सीवेज चार्जेस वगैरह, वाटर चार्जेस फ्री भी कर देते हैं। जीएसटी कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री जिनका 20 लाख से टर्नओवर कम है उनको कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है वेदर दे रजिस्टर और नॉट, ठीक है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जैसे आप 40 लाख कर दिया, 40 लाख तक का अगर साल का बिजनेस का टर्नओवर है आपका, ठीक है, तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। रॉ मटेरियल है, रॉ यूनिट्स लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। स्केर्स रॉ मटेरियल सीमेंट आयरन स्टील वगैरह भी पहुंचा दिया जाता है, उनके काम से रिलेटेड भी थोड़ी सी चीज़ों की हेल्प करी जाती है। या फिर जैसे जो है इंडस्ट्रीज, सपोर्टिव इंडस्ट्रीज भी वहाँ पे खोल दी जाती है ताकि एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर लिया जाए। और फाइनेंस भी दे रहे होते हैं, तो जैसे कई बार आपको बिल्डिंग बनानी है या आपको काम के लिए पैसा चाहिए तो काफ़ी लोन जो है कंसेशनल रेट्स पे आपको दिए जाते हैं ताकि इनको थोड़ा सा पुश मिले, वहाँ पे सेटअप करें, क्योंकि ओवरऑल इससे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। ये आपका पूरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का पार्ट था, ठीक है। इसमें से समीर कुछ पूछना है? शुभम तुम्हें इतना क्लियर हुआ? ठीक है। ओके, तो अब ये इसमें नया टॉपिक ऐड हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड। आई होप पता नहीं स्कूल में आप लोगों तक यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, बट अगर नहीं कराएंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, है तो बहुत छोटा सा ये। एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट विच इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वन बिजनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परस्यूइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बी इट एम्प्लॉयमेंट, प्रैक्टिसिंग सम प्रोफेशन। द पर्सन हु सेट अप हिज बिजनेस कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर को एक्चुअली बिजनेसमैन ही बोलते हैं। तो जो अपना काम खोलेगा, जो अपना काम स्टार्ट करेगा, उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है, नए आइडियाज लेके आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं, ठीक है। The output of the process, that is business, is called as enterprise. We may invoke subject verb object relationship in English grammar to clearly understand this term. It is interesting to note that entrepreneurship, besides providing self-employment to entrepreneur, is responsible to great extent for creation, expansion of opportunity for other two economic activities, that is employment and profession. Further, each business gives rise to other business, supplier of raw material, component, service provider. तो एक बिजनेस खोला है, उसके साथ साथ सपोर्टिव बिजनेस खुल जाते हैं। आप एक छोटी सी दुकान खोल लो, बहुत लोगों को काम मिलेगा, है ना। आटा भी कोई बेचने आ रहा होगा, कोई दाल भी बेचने आ रहा होगा, कोई घी भी बेचने आ रहा होगा, कोई तेल भी, सबको काम मिल रहा होता है, ठीक है। ये इन्होंने बताया। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, एक्टर है, सब्जेक्ट है वो, ठीक है, द पर्सन और द एक्टर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, प्रोसेस है, यानी वर्ब है, वो जो कर रहा होता है, यानी क्रिया जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वर्ब है। एंटरप्राइज क्या है, आउटकम है, ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। इस तरीके से लिया जाता है। तो ये क्रूशियल है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नेशन के लिए। डिस्पाइट इन इंपॉर्टेंट रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कई लोगों के पास नॉट मेनी पर्सन ऑल्सो करियर इन एंटरप्रेन्योरशिप। ट्रेडिशनली इट वाज बिलीव्ड एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न, लोगों को बोला जाता है, आजकल ये सिखाया जाता है। कहते हैं नो सोसाइटी कैन वेट फॉर चांस ऑफ बर्थ ऑफ एंटरप्रेन्योर टू परस्यू। इनफैक्ट प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुड बियर लिटिल फ्रूट अनलेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज रिगार्डेड एज अ डेलिबरेट प्रोसेस। अब करना पड़ता है, और मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर at an early age in creating situation where they may actually make a choice to become entrepreneur. तो उनको सिखाया जाए, बताया जाए। जैसे अभी स्किल्स डेवलपमेंट, NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमारी दिल्ली इंडिया के जो है, या इसको हम कौशल विकास योजना भी बोलते हैं, तो इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं, तो आप उसमें अपना बिजनेस चला सकते हो। तो हम कह सकते हैं वो एक डायरेक्शन है, कहीं ना कहीं आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। बिजनेस खोलो, हर तरीके का छोटा छोटा काम आपको फ्री में सिखाया जाता है, गवर्नमेंट आपको सिखाती है,
ठीक है। तो वेदर वन मेक्स दिस चॉइस, क्या उसको जॉब प्रोवाइडर बनना है या जॉब सीकर बनना है। जैसे मैं क्या हूं, मैं जॉब प्रोवाइडर हूं, ठीक है, जॉब सीकर नहीं हूं, ठीक है, इस तरीके से। बिसाइड्स एंजॉइंग अ होस्ट ऑफ अदर फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए बोला जाता है सिस्टमैटिक पर्पसफुल क्रिएटिव एक्टिविटी है जिसमें आप मोबिलाइज करते हो रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइज करते हो प्रोडक्शन विद अ व्यू टू डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर, रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर एंड प्रॉफिट फॉर सेल्फ इन अकॉर्डेंस विद रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद बिजनेस। तो आप सब चीजें, जैसे बिजनेसमैन रिस्क लेता है, सब चीजें कर रहा होता है, प्रॉफिट कमाना है, सबकी हेल्प करनी है, वो सारे काम भी यहाँ पे करा जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, स्टेप बाय स्टेप है, टेम्परमेंट, स्किल, नॉलेज और आपको यहाँ पे चाहिए होती है, फॉर्मल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग आपको चाहिए होती है, कई बार वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है आपको। लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप का जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉफुल बिजनेस है, आप जो है पर्सनल प्रॉफिट एंड सोशल गेन दोनों के लिए काम यहाँ पे कर रहे होते हो। इनोवेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी आजकल जैसे वर्ड ये यूज किया जाता है तो इनोवेटिव तरीके से, कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो ऐसे तरीके देख सकता है जो कि कॉस्ट सेविंग है, जो कि रेवेन्यू बढ़ाता है, और अगर ऐसी कुछ चीजें आप लेकर आते हो तो आपको बहुत वेलकम किया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिव होता है एंटरप्रेन्योर, और इट डज इन द एब्सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मैटर डज नॉट बिकम अ रिसोर्स by combining the various factors of production जैसे land, labor, capital, enterprise है, entrepreneur produce goods and services that meets the needs and wants of society and every entrepreneur acts results in income and wealth in generation। कहते हैं इवन व्हेन इनोवेशन डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, जैसे इनोवेशन था जीरोक्स मशीन आई तो कार्बन पेपर खत्म हो गया, लैंडलाइन था, पेजर आया, पेजर से टेलीफोन, मोबाइल फोन्स आ गए, इंटरनेट आ गया, तो ये सब इनोवेशन का ही तरीका है, ठीक है। तो क्रिएटिव होना जरूरी है, नए प्रोडक्ट्स लाना जरूरी है, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू करना जरूरी है। आप ये देखते हो कि कैसे अपने काम को जल्दी से फटाफट जल्दी तरीके से आप खत्म कर सकते हो और टाइम सेविंग और पैसा बचा सकते हो, ये सब चीजें आपको देख के चलनी पड़ती है, ठीक है जी। फिर आप प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करके भी चलते हो, प्रोडक्शन रिक्वायर्स, क्योंकि प्रोडक्शन में आपको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज सबसे पहले क्या करना है, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सबको इकट्ठे लेकर एक एंटरप्रेन्योर जो है उसको आगे बढ़ सकता है। जैसे उन्होंने बोला एंटरप्रेन्योर मे नॉट बी पोसेसिंग एनी ऑफ दिस रिसोर्सेज। अब जैसे मैं सोचूं मेरे को एक काम शुरू करना है, मेरे पास शायद रिसोर्सेज नहीं होंगे, पर मेरे पास क्या होगा, आइडिया, एक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल दे, ठीक है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है। तो he may have just an idea that he promotes among the resource provider in an economy with a well-developed financial system. He has to convince just the funding institution with the capital so arranged. He may enter into contracts for supply of equipment, material and technology. What lies at the core of the organization of production is the knowledge and availability of local resources as well as the optimum way to combine them. तो आपको ये देखना है कहाँ पे, कब, कैसे, कितना, सब चीजों को कंबाइन करके लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको यूज करके मैं काम कर सकता हूँ। एंड एंटरप्रेन्योर्स को निगोशिएशन स्किल्स भी आनी चाहिए ताकि जो है अपनी कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर सके एंड जो है अच्छे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट में डेवलप करके दे सके। एंड अल्टीमेटली जैसे बिजनेसमैन, एक ही बात है क्योंकि ये भी रिस्क बहुत ज्यादा लेता है, रिस्क टेकिंग का काम करता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है ये। एंटरप्रेन्योर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एश्योर्ड सप्लाईज फॉर, तो पहले तो यही देखता है कि भैया आपका इनपुट आना चाहिए, तो वो सबको पैसा देता है, काम करता है, फिर रेंट देता है, इंटरेस्ट भी देता है, सबको सैलरी वेजेस देता है, तो कितना ज्यादा वो जो सब चीजें कर रहा होता है। और इस वजह से वो कहीं ना कहीं रिस्क ले रहा ही होता है, इतना सारा काम कर रहा होता है, क्या पता काम कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इट मे बी पॉइंटेड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ruin may be rare as the entrepreneur does everything within his control to de-risk the business. What is generally implied by risk taking is the realized profit may be less than the expected profit. ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि ना आप तो सोच रहे हो मैं इतना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, बट एक्चुअली मेरे हाथ में कुछ आ रहा है, तो ये रिस्क है। एंड इट इज जनरली बिलीव्ड एंटरप्रेन्योर्स टेक हाई रिस्क. Yes, individual opting for career and entrepreneurship take a bigger risk that involved in career employment or a practice of profession. It is said entrepreneurs thrive on circumstances where odds favoring against success are even in 50-50 situation. तो odds ज्यादा है, सक्सेस कम है। तो आप वही कहते हैं ना, हमेशा बिजनेस शुरू करने से पहले या बिजनेस जो भी कर रहा होता है, कहते हैं नेगेटिव पहले, लॉसेस पहले कैलकुलेट करो। ठीक है, लॉसेस तो अकाउंट्स में भी ये बोला जाता है पढ़ाते हुए कि लॉसेज आर कैलकुलेटेड फर्स्ट, उसको पहले देखो, बैड डेट्स पहले देखो, हो सकता है क्या, ठीक है, उसके बाद आप प्रॉफिट कर दो। एंड दे आर सो श्योर ऑफ देयर कैपेबिलिटी दैट दे कन्वर्ट 50% चांसेस इनटू 100% सक्सेस. दे अवॉइड सिचुएशन विद हायर रिस्क एज दे हैव फेलियर. They hate failure as anyone would do. They dislike lower risk situation.
Risk as more and worse than financial stake becomes a matter of personal stake, where less than expected performance causes displeasure and distress. तो यार हमने तो गेम खेली थी यार, इतना पैसा कमाना चाहिए, इस साल तो कमाया ही नहीं, ठीक है, तो हो जाता। जैसे मेरे पिछले साल का एक टारगेट था, तो मैं पिछले साल नहीं कमा पाया, ठीक है, मेरे को पता था मैं कर सकता हूँ बट नहीं कर पाया, ठीक है, तो हो जाता है जब अब इस साल कोरोना ने ऐसी तैसी कर दी, ठीक है, तो ये हो जाता है कभी कभी, अनसर्टेनिटीज जो है बिजनेस में होती है। अब ये कहते हैं हमें जरूरत क्यों है एंटरप्रेन्योरशिप की। देखो सिंपल सी बात है, देखो बहुत लोग चाहते हैं हम जॉब करें, आराम से बैठे 10 to 6 की जॉब हो, बट एक्चुअली आजकल कोई 10 to 6 की जॉब नहीं है, ठीक है, लोग धक्के खा रहे होते हैं, जाते हैं 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे होते हैं, आने जाने में थक जाते हैं। बिजनेसमैन का क्या, फ्री है, आराम से कोई काम करवाते रहो, कोई प्रॉब्लम। एंटरप्रेन्योर की जरूरत है, आप क्या करते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, इन्वेस्टमेंट जनरेट करते हो, ठीक है। तो हर कंट्री में चाहे डेवलपिंग है, एंटरप्रेन्योर की जरूरत है, डेवलपमेंट क्रिएट होती है, सस्टेन करके रख पाते हो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पब्लिक सेक्टर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में खत्म होती जा रही है, सरकारी नौकरी बड़ी डिफरेंट हो चुकी है, डिफिकल्ट हो चुकी है, एंड वास्ट अपॉर्चुनिटीज ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी जो है काफी मिल रही है, काफी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हमारी जो है इकोनॉमी को बहुत ज्यादा पुश दे सकता है, इसलिए इन्होंने बोला इसकी जरूरत है। सबसे पहले जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो अब ये देखो जितने भी नए नए तरीके हैं, अब देखो उबर था बाहर कंपनी, ओला शुरू हो गई, ओला इंडियन है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है ना, बिना गाड़ी ओन किए हुए ओला इतनी बड़ी टैक्सी प्रोवाइडिंग जो है, कैब सर्विसेज है, बिना गाड़ी ओन किए, कोई अपनी पर्सनल गाड़ियां नहीं है इनकी। स्विगी और जोमेटो है, जोमेटो बाहर का है, स्विगी हाँ, बिना रेस्टोरेंट ओन किए हुए आपको डिलीवरी सर्विसेज देता है रेस्टोरेंट वाले, ठीक है। तो ये सारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब ये नया काम आया तो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हो रहा है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, वो इनकम जनरेट होती है, तो इससे जो हमारे प्रोडक्शन में आ जाता है किसी भी फॉर्म में, तो हमारा जीडीपी और वेल्थ और कैपिटल एम्प्लॉयमेंट जो है ये बढ़ाता है। कैपिटल फॉर्मेशन होती है, कोई भी नया काम शुरू करेगा, फैक्ट्री डालेगा, दुकान डालेगा, कुछ करेगा, धीरे धीरे काम बढ़ेगा तो और करेगा, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर डिसीजन इन फैक्ट इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। इन फैक्ट जीडीपी फॉर्मेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर वाया कैपिटल आउटपुट रेशियो, मोर प्रिसाइजली इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो दैट मेजर्स द परसेंटेज इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑब्टेनिंग अ परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी। तो ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको ये देखना है आप एक्चुअली में क्या कैपिटल फॉर्मेशन कर पा रहे हो, ठीक है, ब्रांचेस खोल रहे हो, काम कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हो। एम्प्लॉयमेंट फिर जनरेट करना एक इन्होंने और जो है इसका बताया है जरूरत कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट। अब ये देखो स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर कितना काम दे रही है लोगों को भर भर के, ठीक है। हम अमेजोन का नाम सुनते हैं, अमेजोन तो कंपनी है और खुद कुछ ना ओन करके अमेजोन सिर्फ डिलीवरी थर्ड एक मिडल मैन की तरह काम कर रही होती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, और कितना पैसा कमा रही है। बट उससे रिलेटेड सर्विसेज कुरियर वालों के काम हो गए, बिजनेस वालों के काम हो गए। आज चाहे शुभम है, चाहे तुम आप जैसे शुभम के पापा के गारमेंट्स का काम है, तो वो अपने प्रोडक्ट्स बना के अमेजोन पे बेच सकते हैं आराम से, या मिंत्रा पे बेच सकते हैं। तो कितना आसान हो गया, पहले जो है लोकल प्रोवाइडर्स को ही दो, अब ये हो सकता है। फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स भी जनरेट हो जाती है, जो कि जस्ट मैंने आपको अभी बताई, ठीक है, लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आजकल जैसे लोग जो है आपने देखा होगा ना, डिलीवरी कार्ट, दिल्ली कार्ट है ना, डिलीवरी, इस तरीके के नाम से काफी ज्यादा डिलीवरी एजेंट्स घूम रहे हैं कुरियर कंपनी के अलावा। जिनका सिर्फ काम क्या है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इनसे प्रोडक्ट आप जैसे आप ऑर्डर बुक कराते हो, इनके पास आता है और ये डिलीवर कर रहे होते हैं हर जगह, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फिर इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ती है, ग्रेटर आउटपुट सेम इनपुट से निकाल पाते हो, प्रोसेस बढ़ता है, खर्चे कम होते हैं, वेस्टेज कम होती है, टेक्निकल प्रोग्रेस होती है, ये सब चीजें हमें होती है। एंड स्पेक्ट्रम एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ती है। डेवलपमेंट डज नॉट रियली मीन मोर एंड बेटर ऑफ द एक्जिस्टिंग, it also more crucially means diversification of economic activity across the geographical, sectoral and technological scope. Entrepreneurs mobilize local and even overseas resources to augment the productive capacity of the country. Indian multinational giant is fast becoming a reality. तो आप देखते हो हमारे इंडिया में भी बाहर की कंपनीज आके काम कर रही है, तो क्या हो रहा है, हमारे यहाँ बूस्ट मिल रहा है। हमारी कंपनीज बाहर जाके काम कर रही है, तो क्या हो रहा है, उनको बूस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी आप देख सकते हो, बियॉन्ड जाके भी आप इससे एंटरप्रेन्योर काम कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने जैसे प्रोसेस भी बता रखा है, इसमें प्रोसेस है देखना एंटरप्रेन्योरशिप का। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द स्टार्टअप इंडिया, वो नहीं है, एक मिनट दिखा लो।
ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको कट कर देते हैं। मेरे को लग रहा था इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। कट गया। स्टार्टअप इंडिया स्कीम पे आ जाओ। शुभम, तुम्हारी बुक में टॉपिक है ये वाला, ये जो भी पढ़ाया हमने, कौन सा? एंटरप्रेन्योरशिप का जो टॉपिक पढ़ा है तुम्हारी बुक में था? ठीक है, चलो मैं इसकी फोटोज भेज दूंगा, कोई नहीं। बुक वो हाँ, नहीं तुम्हें नहीं, उसको भी तुम्हारा तो पता ही है उस बुक में दिया, कोई नहीं, मैं फोटोज भेज दूंगा, कोई बात नहीं। इसके बाद ना स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में बता रखा है इन्होंने, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, तो ये भी जो है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी बता रखा है। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम एक्चुअली में नया फॉर्मेशन है, कायदे से देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया है, और बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि स्टार्टअप्स खोल रहे होते हैं इनोवेटिव तरीके से, जिसकी वजह से सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और ये एम्पावर करने की कोशिश करी गई है थ्रू ग्रोथ एंड इनोवेशन डिजाइन। स्कीम जो है ट्रिगर करती है एंटरप्रेन्योर कल्चर को, एंटरप्रेन्योर वैल्यूज को सोसाइटी में, एंड लोगों के माइंडसेट को लेकर जाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप जाएं। अवेयरनेस क्रिएट करती है कि कैसे आप जो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्या प्रोसेस है, स्पेशली अमंग द यूथ। डायनेमिक स्टार्टअप्स भी क्रिएट करे जाते हैं बाय एजुकेटिंग यूथ, मोटिवेटिंग यूथ, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट अ ल्यूक्रेटिव, प्रेफरेबल एंड वायबल करियर। Support the early phase of entrepreneurship development, including the pre-startup, nascent, as well as early post-startup phase and growth enterprise. तो आपने शुरू कर दिया है या उसके बाद थोड़ी सी मदद चाहिए उस समय, हाँ, एक तरीके का। And it is a broad-based entrepreneur supply by meeting specific needs of underrepresented groups like women, socially economic backward communities, scheduled castes and scheduled tribes, underrepresented region to achieve inclusiveness and sustainable development to address the need of population at the bottom of the pyramid। तो ये भी देखना जाता है, तो ओवरऑल जो है सारे लेवल पे काम किया जाता है। और अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, 17 फरवरी 2017 की issued by Ministry of Commerce and Industry. A startup means any entity incorporated or registered in India, not older than 5 years, annual turnover does not exceed 25 crores in any preceding year, working towards innovation, development or commercialization of products, services driven by technology or intellectual property rights and patent। मतलब कुछ नया करना है, ठीक है, उस पॉइंट में से। एनुअल टर्नओवर मतलब 25 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, प्रीसीडिंग ईयर में, पीछे के साल में, ठीक है, इस तरीके से। वेज टू फंड स्टार्टअप, आप स्टार्टअप को कैसे फंड कर रहे हो, बहुत अलग अलग तरीके हैं। जैसे इन्होंने बोला बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है? commonly known as self-financing. It is considered as the first funding option because it is stretching out your personal saving and resources you are tied to your business. Also, at larger later stage, investors consider it as your merit. However, it is a good option for funding only if the initial requirement is small and handy. जैसे फ्लिपकार्ट ने शुरुआती दौर में, नया उनका पुराना नाम था, 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था, और लेटर ऑन देखो आज फ्लिपकार्ट कितनी बड़ी एंटिटी है, हालांकि अब तो बिक गई है ना, तो बाहर हो गई है, तो ये चीज बोली गई। क्राउड फंडिंग होता है। क्राउड फंडिंग क्या होता है? बहुत सारे लोगों से आपने पैसा ले लिया, ठीक है, तो कई लोग जान पहचान वालों से भी करते हैं, कई लोग वैसे भी करते हैं। क्राउड फंडिंग इज नॉट न्यू टू इंडिया। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रीचिंग आउट टू कॉमन पीपल फॉर फंडिंग। हाउएवर द इमर्जेंस ऑफ प्लेटफॉर्म्स दैट प्रमोट क्राउड फंडिंग इज फेयरली रीसेंट टू इंडिया। बूटस्ट्रैपिंग, हाँ, सेल्फ फाइनेंसिंग, खुद फाइनेंस कर रहे हो अपनी पर्सनल सेविंग्स या रिसोर्सेज को यूज करके। क्राउड फंडिंग होती है बहुत सारे लोगों से पैसा लेके, क्राउड फंडिंग इसलिए बोला जाता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है हेल्प करते हैं स्टार्टअप स्मॉल बिजनेस को मीट देयर फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। एंजल इन्वेस्टमेंट भी करी जाती है। एंजल इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल विद सरप्लस कैश हु हैव कीन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन अपकमिंग स्टार्टअप। दे आल्सो ऑफर मेंटरिंग और एडवाइस अलोंगसाइड कैपिटल। तो एंजल इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या करते हैं ना, जैसे किसी ने अगर एक स्टार्टअप खोला है तो उसमें इन्वेस्ट करने में ना, अगर लगेगा आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो आप में इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा। वेंचर कैपिटल भी होते हैं लोग। These are professionally managed funds which are invested in companies that have huge potential. Venture capitalists provide expertise and mentorship. ठीक है, तो ये मैनेज फंड होते हैं, उन कंपनीज में लगाया जाता है जिनमें ज्यादा पैसा होता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स भी कुछ इस तरीके से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स भी होते हैं। कहते हैं हर एक बिजनेस में को हम लोग इंक्यूबेटर बोल सकते हैं, बिकॉज स्टार्ट ही होता है वो तो। An accelerator program as funding option. These programs assist hundreds of startups every business every year. These two generally used interchangeably. However, incubator is like a parent who nurtures the business, where accelerator helps to run or take a giant leap in business. तो incubator आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि incubator आप देखेंगे डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वाइव करवाता है आपको,
और एक्सेलरेटर आपको बढ़ाने के लिए, धक्का मार के जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, एंड दीज आर एबली कनेक्ट विद स्टार्टअप्स एंड मेंटर्स, इन्वेस्टर्स एंड फेलो स्टार्टअप यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। एंड इसके अलावा वैसे तो आजकल स्टार्टअप में कम ही यूज होता है, माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसीज का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इज बेसिकली एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज टू चूज ईदर हु डू नॉट हैव एक्सेस टू कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विस और हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर अ बैंक लोन। सिमिलरली एनबीएफसीज, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, प्रोवाइडर्स बैंकिंग सर्विसेज विदाउट मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। डेफिनेशन ऑफ नॉन बैंकिंग में बैंक वाला काम नहीं होता। माइक्रो फाइनेंस कई सारी कंपनी ऐसी आ गई है जो कि आपको माइक्रो फाइनेंस दे रहे होते हैं, छोटा पैसा आपको दे रहे होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे उसमें ये सब नहीं दिया है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एक्शन पॉइंट्स, ये एक्शन पॉइंट्स नहीं दिए हैं। मतलब ये कट गए नहीं, नया है तो कटेंगे का दिखाओ, बता देंगे, वो स्कूल में कराएंगे ना तब हम लोग कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि स्कूलों में बुक अलग अलग लगी हुई है ना, इस चक्कर में ये शुभम के स्कूल में ये लगी हुई है, तो इसमें तो है ही नहीं। अब तुम्हारे स्कूल में कराएंगे तो बता देना, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो थोड़ा सा ही बचा है हमारा ये। शुभम, ये वाला टॉपिक समझ आया जो अभी हमने किया स्टार्टअप वाला? स्टार्टअप समझ आ गया संगीत? ठीक है, ठीक है। इसका मैं तुम्हें फोटो भेजता हूँ, अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ इसकी फोटोज ना, या वीडियो बना के भेज देता हूँ। ओके, तो अब बात आती है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या इसको ट्रिप्स में भी बोला जाता है हम लोग, ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ट्रिप्स का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग ही होता है वो। ठीक है, एनीवे चलो याद आता है तो मैं बताता हूँ। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? ये पहले कॉन्सेप्ट था बट इसको आजकल बड़ा इंपॉर्टेंटली यूज किया जाता है, जिसमें आप क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, पेटेंट वगैरह करा रहे होते हो ताकि उसको कॉपी ना कर ले, ठीक है, ताकि उसका कोई नाम यूज ना कर ले। तो ये सब चीजें करी जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। कहते हैं ओवर पिछले 20 सालों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है, हर जगह है, चाहे वो म्यूजिक सुनते हो, टेक्नोलॉजी है, डिजाइन है, लोगो है, किसी भी तरह के प्रोडक्ट, सर्विस, नेम। तो इसमें इन्होंने बोला है चाहे वो इन्वेंशन किसी भी तरीके की हो, बुक्स, पेंटिंग, सॉन्ग, सिंबल, नेम, इमेजेस, डिजाइन, बिजनेस, सब चीजों में। ठीक है, जैसे अभी मैंने वो मेरे स्टूडेंट ने अभी ना प्ले डेट गाने पे हमारे सेंटर की वीडियो बना के भेजी थी, मेलिना मार्टिनेज की। तो प्ले डेट मैंने इंस्टा पे डाला, फेसबुक पे डाला, तो ब्लॉक कर दिया मेरा गाना वो। ठीक है, वो क्योंकि कॉपीराइट था गाना, तो कॉपीराइट गाना आप यूज नहीं कर सकते। पहली बार हुआ तो ऐसा देखने को मिल जाता है। कहते हैं जब आइडिया आपका एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाता है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको अथॉरिटी दे देता है, गवर्नमेंट आपको ठप्पा मार के दे देता है, आपके अलावा और उस कोई प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा। ठीक है, उस नाम को, उस प्रोडक्ट को, सर्विसेज जो भी है, इस तरीके से। डेफिनेशन बताई जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेफर टू प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, हेंस जस्ट लाइक अदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी द ओनर्स ऑफ आईपी कैन रेंट, गिव इट टू अदर पीपल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन लाइक इन्वेंशन, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल, नेम्स एंड इमेजेस एंड डिजाइन यूज इन बिजनेस। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज बोली जाती है। एंड टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें, एक तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आप देख रहे होते हैं। पेटेंट होता है जैसे ये आपने पर्टिकुलर डिजाइन बना लिया तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता आप। ठीक है, तो जैसे पहले जैसे सोनी का आता था, रेड पिक्चर ट्यूब का आता था। ठीक है, सोनी का ये पेटेंट करा लिया, या फिर और भी काफी सारे डिजाइन वगैरह पेटेंट होते हैं, किसी ने कुछ बना दिया। तो जैसे गाड़ियां वाड़ियां आती हैं, पेटेंट रजिस्ट्रेशन होता है और ये सरकारी रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें बेसिकली आपको पेटेंट का जो लाइफ टर्म होती है 20 साल की होती है। ठीक है, और उसमें जब आपका प्रोडक्ट पेटेंट हो गया तो जो भी डिजाइन या फीचर या कुछ भी चीजें हैं वो और कोई कॉपी नहीं कर सकता। 20 साल के बाद क्या? 20 साल के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है। अगर कोई चैलेंज करता है तो नहीं होएगा, वरना आपको पेटेंट में वैसे। ठीक है, कॉपीराइट होता है लिटरली आर्टिस्टिक वर्क्स में देखने को मिलता है, नॉवल, पोएम, प्ले, फिल्म, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, कल्चर्स में, आर्किटेक्चरल डिजाइन में आपको कॉपीराइट हो जाता है कि आप सेम चीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, डिजाइन, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सर्किट, लेआउट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट, प्लांट वैरायटी आपको देखने को मिल जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्हाई इज आईपीआर इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ये दिया हुआ है व्हाई इज इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए, व्हाई इज आईपीआर दिया हुआ, व्हाई इज आईपीआर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्यों जरूरत है? तो इससे आप देखते हो न्यू क्रिएशन,
नए इन्वेंशन, जैसे कैंसर क्योर की मेडिसिन है, जैसे एक दवाई होती थी लिवर कैंसर के लिए, उसको सिप्ला ने लॉन्च किया था, पेटेंट करा लिया फिर लॉन्च करते के साथ ही, क्योंकि और उसने रिसर्च करी, वही प्रोडक्ट लेके आया। आज से 5-7 साल पहले, 7 साल पहले की बात है। तो 20 साल से वो पेटेंट करा के रखा हुआ था, और वो कैंसर की दवाई 30 टैबलेट्स की 3.5 लाख रुपए की थी। 3.5 लाख, मतलब जिसको कैंसर है और वो टैबलेट कंज्यूम कर रहा है तो 3.5 लाख रुपए आपको देने पड़ते थे। उसका पेटेंट 30 टैबलेट की। 30। वो कब तक, मतलब एक टैबलेट एक दिन तो डेली खाओगे ना, एक टैबलेट एक दिन, तो ठीक है। तो अब वो जब दवाई आई तो पेटेंट करा रखी थी, तो 20 साल से चल रहा था उसको। 7 साल पहले नेटको फार्मास्यूटिकल्स ने जो है पेटेंट का चैलेंज किया कि बहुत महंगी दवाई है और लोग दवाइयों के इसलिए भी कर रहे हैं। नेटको फार्मास्यूटिकल्स मुंबई ने वही दवाई 7,500 रुपये में लॉन्च की, सेम, ठीक है। चैलेंज कर दिया था तो उसको पेटेंट लाइफ रिन्यू करने के लिए नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ बच गई, ठीक है। तो ऐसा किया जाता है। ऑथर, इन्वेंटर, आपका कोई इनोवेशन है तो प्रोटेक्टेड रहे। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी टार्जन, गाड़ी वाली है, द वंडर कार, तो उसमें बोलता नहीं है पेटेंट है, मेरा डिजाइन है। अजय देवगन भी बोलता है, उसका बेटा भी बोल रहा होता है कि मेरा डिजाइन है, कॉपी कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। तो वो सब इसी चक्कर में देखा जाता है। और इट अलाउज द वर्क क्रिएटेड बाय पर्सन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कम्युनिकेटेड टू द पब्लिक, देयरफॉर इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ इनकम, कि आपकी काम इधर उधर नहीं होता। इट हेल्प्स ऑथर, क्रिएटर, डेवलपर, ओनर टू गेट रिकॉग्निशन फॉर देयर वर्क्स। एंड आईपीआर एक्सट्रीमली यूजफुल है क्रिएटिविटी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। ये इन्वेंटर और क्रिएटर को उनके कंट्रोल दे देता है उनके प्रोडक्ट के ऊपर, कि आपके अलावा कोई और यूज नहीं करेगा। और इसलिए कहते हैं, इसकी वजह से जो है आजकल नए जमाने में काफी अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिल रही होती है। टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तो कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट होता है नॉट टू कॉपी। अगर एक ओरिजिनल आइडिया आया है या डिजाइन आया है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। म्यूजिक, साउंड, सिनेमाटोग्राफी, लिटरली आर्टिस्टिक, इसमें यूज किया जाता है बिना किसी से पूछे। जैसे मैंने अभी गाने का बताया था आपको, इंस्टाग्राम पे हो गया था, तो कॉपीराइट के बिना आप उसको किसी तरीके से यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट है? लिटरेरी वर्क में पैम्फलेट, ब्रोशर, नॉवल, बुक्स, पोएम, सॉन्ग लिरिक्स, कंप्यूटर प्रोग्राम। आर्टिस्टिक वर्क में ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर डिजाइन, टेक्निकल ड्राइंग, मैप्स, लोगोस। ड्रामेटिक वर्क में डांस ऑफ माइम, स्क्रीन प्ले, म्यूजिकल वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स, ये सब चीजें कॉपीराइट होती है। ट्रेडमार्क होता है any word, name or symbol or combination which lets us identify the goods made by an individual, company, organization, etc. अब बिस्किट है तो बोलते हैं पार्ले जी, ठीक है, तो उसका ट्रेडमार्क हो गया। और सिंबल उसकी वो लड़की हो गई, तो उससे हमने आइडेंटिफाई। कोडैक है तो के से रिप्रेजेंट हो गया। अमूल का लोगो अमूल की तरह हो जाता है। तो ट्रेडमार्क हमें डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। सिंगल ब्रांड और लोगो होता है। ट्रेडमार्क जो है आपकी कंपनी की रेपुटेशन, गुडविल और प्रोडक्ट के बारे में बताता है। ट्रेडमार्क से आप कॉम्पिटिटर के गुड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर किसी सिमिलर कैटेगरी में आ रहा है तो कई बार रिजेक्शन हो जाती है। जैसे फोनेटिक है, तो जैसे किसी ने पेप्सी रख दिया तो किसी ने लेप्सी रख दिया, सेम है तो आप नहीं कर सकते। पेप्सी लेप्सी, इस तरीके से, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। कैटेगरीज देखे जाए तो कन्वेंशनल ट्रेडमार्क होता है वर्ड्स, कलर, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेप्सी रखा तो लेप्सी नहीं रख सकते। सेम तो होगा। अगर आपका ड्रिंक भी सेम है तो, अगर ड्रिंक की कैटेगरी में सेम प्रोडक्ट वैसे ही बना रहे हो तो, हाँ। तो जैसे वो गुड़गांव में केस हो गया था, तो किसी ने गुड़गांव सेक्टर में वहाँ पे था, वहाँ पे खुला यो चाइना, तो एक जाट भाई ने साइड में खोल दिया यो भी चाइना। तो यो चाइना और यो भी चाइना में दोनों सेम कैटेगरी, ठीक है, और सेम प्रोडक्ट लाइन। तो यो भी चाइना पे केस किया, यो भी चाइना को बंद करना पड़ गया। ठीक है जी, तो ऐसा हो जाता है। ऐसा एक और हुआ है गाँव में, नागपुर में हुआ है। तो कन्वेंशनल ट्रेडमार्क है वर्ड्स, कलर कॉम्बिनेशन, लेबल, लोगो, पैकेजिंग, शेप ऑफ गुड्स आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल में इन्हें बोला विच वर नॉट कंसिडर्ड डिस्टिंक्टिव प्रीवियसली बट स्टार्टेड गेटिंग रिकग्निशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। साउंड मार्क, डायनेमिक मार्क। साउंड मार्क, डायनेमिक मार्क भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कई बार रिंग टोन्स होती है फोन की, तो कॉपी नहीं कर सकते, कुछ टोन्स होती हैं आपकी इस तरीके। Besides, these smell and taste are also considered by production as trademarks in some parts of the world, but they are recognized as trademarks in India. So smell and taste को भी किया जाता है, बट उसको यहाँ पे नहीं बोलते हैं, ठीक है। और ट्रेडमार्क को जो है रजिस्टर या आपको चेक करने के लिए आप IPI.India.nic.in पे जाके आप चेक कर सकते हो, रजिस्टर भी कर सकते हो यहाँ पे, और चार्जेस लगते हैं आपके। जोग्राफिकल इंडिकेशन भी होता है विच इज प्राइमरी इंडिकेशन आइडेंटिफाई एग्रीकल्चर, नेचुरल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल गुड्स, फूड स्टफ ओरिजिनेटिंग फॉर डिफाइनेबल जोग्राफिकल टेरिटरी वेयर गिवन क्वालिटी, रेपुटेशन, अदर कैरेक्टरिस्टिक एसेंशियली एट्रीब्यूटेड टू जोग्राफिकल ओरिजिन। जैसे बोलते हैं ना, पश्मीना के शॉले कश्मीर से आई हैं,
ठीक है, और उसका किसी का कुछ आया है कहीं से, जैसे सर्टेन कॉलेज जैसे बिहार का सिल्क बड़ा फेमस है, तो वहाँ पे ठप्पा मार देते हैं कि ये यहाँ का सिल्क है, यहाँ का कंपनी का इसका है, इस तरीके से। तो GIs आर पार्ट ऑफ कलेक्टिव एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड। गुड्स प्रोटेक्टेड रजिस्टर्ड एज GI कैटेगराइज्ड इनटू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, नेचुरल हैंडीक्राफ्ट, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है। एग्जाम्पल क्या है? नागा मिर्ची, मीजो चिली, शाफी लानफी, मोइरंग पिहान, चाकशिंग शॉल, हाँ आगरे का पेठा, सही बात है। बस्तर ढोकरा, वर्ली पेंटिंग, दार्जिलिंग टी, कलमकारी आर्ट, ठीक है, मिथिला आर्ट, ठीक है, इस तरीके से। कांगड़ा पेंटिंग, नागपुर ऑरेंज, बनारस ब्रोकेट, साड़ी, कश्मीर पश्मीना, जैसे मैंने अभी जैसे नागपुर ऑरेंज, इस तरीके से बोला। और इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत टाइम से चल रहा है, जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो अब लोग बोल तो देते हैं पर कई बार होता नहीं। तो GI रिप्रेजेंट कलेक्टिव गुडविल। Today, consumers are paying more and more attention to geographical origin of products and accord much care to specific characteristics. In some cases, there is a difference between place of origin and geographical indication, which suggests to consumer that the product will have a particular quality or characteristic that they may value. जैसे वो कहते हैं ना, नागपुर का संतरा, अलीगढ़ के ताले, ठीक है, अलीगढ़ के ताले मशहूर है। तो ये फिर बात आती है जो अभी समीर ने पूछा भी, हाँ जी शुभम, वो है पेटेंट, ठीक है। तो पेटेंट एक IPR है जो कि साइंटिफिक इन्वेंशन, प्रोडक्ट या प्रोसेस है, टेक्निकल एडवांसमेंट है, उसके लिए किया जाता है। एक्सक्लूसिव राइट गारंटी कर देती है गवर्नमेंट, हाँ, वो आपको पूरे 20 साल के लिए मिलता है, कोई भी उसको कॉपी नहीं कर पाएगा, कोई भी किसी को वो बना नहीं पाएगा, ठीक है। और ये लाइसेंसिंग के फॉर्म में होता है, आपको परमिशन मिल जाती है, आप उसको यूज कर सकते हो कंप्लीटली। इसके लिए आपको लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ती है, पेटेंट फीस। पेटेंट क्रिएट्स अ टेम्पररी मोनोपोली, जब तक है तब तक रहेगा। जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होता है, पब्लिक जो है इसको फ्री में यूज कर सकती है, अगर रिन्यू नहीं होता। दिस प्रिवेंट द पेटेंटिव इन्वॉल्विंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस लाइक क्रिएटिंग मोनोपोली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शुरू में करते भी हैं। एंड फॉर एन इन्वेंशन टू बी पेटेंटेबल, it must be new, non-obvious to any person who is skilled in relevant field of technology, must be capable of industrial application. तो नया होना चाहिए, ठीक है, completely different होना चाहिए, that is novelty. Non-obvious to any person, that is the standard is a person reasonably skilled in such field of study. Innovative step होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए जिस फील्ड में भी स्टडी करो। जैसे ऑगमेंटिन 625 आई थी टैबलेट्स, ऑगमेंटिन 625 अमोक्सिसिलिन विद पोटेशियम क्लैवेनेट टैबलेट्स है, एंटीबायोटिक था, फर्स्ट जनरेशन में आता था ये। तो उस टाइम जब ये आया था ऑगमेंटिन 625, जिस कंपनी ने लॉन्च किया था उसको पेटेंट करा लिया था, और कोई कंपनी उसको बना ही नहीं सकती थी फिर, ठीक है, इस तरीके से। सो फाइनली इट मस्ट बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी बनना भी चाहिए और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली भी जो है काम इसका होना भी चाहिए, तभी इसको फायदा होगा पेटेंट लेने का, वरना नहीं। डिजाइन को भी आप पेटेंट करा लेते हो, कलर है, अरेंजमेंट है ना, गाड़ी के डिजाइन है, स्कूटर है, मोबाइल है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे आप कई तरीके के, आप जैसे जो आईफोन है, सैमसंग देखते हो आप कॉपी नहीं करता, ठीक है। तो आईफोन का जैसे अगर जैसे पीछे कैमरे का डिजाइन आया तो वो ना डिजाइन पेटेंट करा लेते हैं, हमारा डिजाइन कोई कॉपी ना करे। देखते हो किसी भी फोन में आईफोन के 3 जैसे वो बने हुए हैं, ऐसा कोई डिजाइन है ही नहीं किसी के फोन में, और उल्टा पुल्टा कर देंगे, एक ऊपर एक नीचे एक ना है कुछ, ठीक है। सोनी का है ऊपर से वो कैमरा, ये तो पेटेंट ही नहीं हुआ। So it is a protection given to aesthetic appraisal of eye-catching feature. The term protection or design is valid for 10 years, which can be renewed for further years after expiration of this term, during which a registered design can only be used for getting a license from its owner. Once the validity period is over, the design is in public domain. प्लांट वैरायटी है, इसमें बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कैटेगरीज में बांट देते हो। तो इसमें जैसे प्लांट होते हैं कई बार, उसको भी पेटेंट करा लेते हैं, जिससे दिस हेल्प्स इन कंजर्विंग, इंप्रूविंग, मेकिंग अवेलेबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल हाइब्रिड वर्जन ऑफ पोटैटोज। Such protection promotes investment in R&D, recognizing Indian farmers, conservers and breeders, as well as facilitates high quality seeds and planting material. This leads to growth of the seed industry. And semiconductor integrated circuit layout design. तो ये जैसे बोर्ड्स, MCB बोर्ड्स एंड सर्किट्स वगैरह होते हैं, कंप्यूटर चिप्स वगैरह, ट्रांजिस्टर्स वगैरह में लगता है, कंप्यूटर में लगता है, इंसुलेटिंग मटेरियल सेमीकंडक्टर है, ये भी एक तरीके का जो है डिजाइन आप कॉपी करा सकते हो। जैसे डिपेंड करता है, किसी कंपनी ने इनोवेशन करी, कुछ हो गया तो कंप्लीटली डिफरेंट बना के आया और हेल्प भी हो रही है उसको, तो उसको आप पेटेंट या फिर जो है आप इसका डिजाइन या लेआउट भी कॉपी करा सकते हो, मतलब वो करा सकते हो, प्रोटेक्ट करा सकते हो, ठीक है जी। ये इन्होंने यहाँ पे बताया है, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। आईपीएन बिजनेस कट गया सर? आईपीएन बिजनेस है यहाँ पे तो नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कटा नहीं हुआ, 10 साल
शुभम, इतना क्लियर हुआ? आईपी वाला समझ आया? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, मैं इसके तुम्हें अभी फोटोज भेजता हूँ। ठीक है, चलो, तो एक चैप्टर हमारा और खत्म हो गया। अब 2 चैप्टर हमारे बचे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करते हैं कि अगले वाला चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, उसको शुरू करते हैं। है तो काफ़ी बड़ा, इंटरनेशनल इंटरनल